हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट की अपडेटेड PT 365 का पार्ट 1 आया था वो हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, बिकॉज़ मैंने अपडेटेड पार्ट में जो डाला था वो इतना ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए नहीं। एंड तो इससे पता चलता है कि ज़्यादा लोग अपडेटेड पार्ट देख नहीं रहे पूरा। तो इससे क्या करते हैं, हम जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एक्चुअल में वो हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ। और जो रेस्ट पार्ट है, जो बैकग्राउंड न्यूज़ है, वो आप मत देखो, क्योंकि न्यूज़ जानना तभी इम्पॉर्टेंट होता है जब आप पूरा कंटेक्स्ट याद रखना चाहो। बट अभी वो टाइम शायद निकल चुका है। ओके, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। और इन्वायरमेंट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर फर्स्ट टॉपिक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हाईलाइट कर दिए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है पहला। और न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने नोटिफाई की थी मेथडोलॉजी। ओके, इसके लिए कि कैलकुलेट कर सकें हम ग्रीन क्रेडिट्स को फॉर ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP 2023 रूल्स, जो भी आप बोलो। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जानना हमारे लिए कि ग्रीन क्रेडिट जो है ये इश्यू कौन करता है? ICFRE इशू करता है, मींस इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE। ओके, ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के बीच में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये ऑपरेट होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, जबकि जो कार्बन क्रेडिट है अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ऑपरेटिंग अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर ये आता है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है ये। ग्रीन क्रेडिट जो है ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है किसको? इंडिविजुअल्स को एंड कम्युनिटीज़ को। ये आप समझ सकते हो खुद से। ओके, एंड जो कार्बन क्रेडिट है वो किसको करता है? प्राइमरली बेनिफिट करता है इंडस्ट्रीज़ को एंड कॉरपोरेशंस को, राइट। देन नेक्स्ट क्या आता है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये है क्या? इससे पहले ये जान लेते हैं, ग्रीन क्रेडिट जो है ये वाइडर इन स्कोप है एंड इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शन। ओके, ये क्वालिफाई कर सकता है कार्बन क्रेडिट की तरह, क्योंकि इससे क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट को बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक कार्बन एमिशन रिडक्शंस एंड सो ऑन। ओके, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, मीन्स कार्बन क्रेडिट नहीं क्वालिफाई कर सकते हर बार एज अ ग्रीन क्रेडिट। ओके, रिवर्स पॉसिबल नहीं है उसका। देन ग्रीन कार्बन क्रेडिट की बात करें, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, तो ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि इंसेंटिवाइज करता है इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस के लिए बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट, फिलेंथ्रोपीज एक्सेट्रा। ये वॉलेंट्री इन नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एम क्या है इसका? ये अलाइंड है लाइफ इनिशिएटिव के साथ। ओके, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव के साथ, मस्ट है, याद रखो। इस्टेब्लिश किसके अंडर हुआ है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, विद MOEFCC, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज नोडल एजेंसी। ओके, देन फोकस एरियाज क्या हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के? सो ये आप ध्यान रखो। ट्री ध्यान मत रखो, बस एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे ये फोकस करे। ओके, ट्री प्लांटेशन, वाटर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, इको मार्क, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये न्यूज़ में क्यों रहा था? बिकॉज जो 6th सेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का, वो कॉन्क्लूड हुआ था रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर पे इन नायरोबी केन्या, जो कि नायरोबी केन्या में है। ओके, सो देखते हैं इसके बारे में। थीम क्या थी इसकी? इफेक्टिव, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शंस टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस एक टर्म है जो ये जानना चाहिए आपको। ओके, ये रेफर करते हैं 3 इंटरलिंक्ड इश्यूज जो हैं, जो थ्रेटन कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, जिसमें कौन से आते हैं? 3: क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन एंड वेस्ट। ओके, ये 3 इश्यूज हैं जिन्हें हम मिला के बोलते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस हैं ये। ओके, देन ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो दिया हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, और ये एक फ्लैगशिप यूथ इंगेजमेंट इनिशिएटिव है UNEP का, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन UNEA की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की, तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, CCAC, इसकी एनुअल मीटिंग हुई थी। ओके, किसके साथ? UNEA 6 जो थी, इसी के साथ में जो 6 सेशन इसका हुआ, इसी के साथ साथ इसकी भी मीटिंग हुई
नैरोबी केन्या में। ओके, सो इस वजह से न्यूज़ में आया। इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे की आउटकम्स में एक आया है, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो हैं एसटीवीज एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई है, जो कि लॉन्च किए यूएनईपी ने एंड सीसीएसी ने। चांसेस कम है बट ध्यान रखते चलो। ओके, देन यहाँ पे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एकमात्र ग्लोबल अलायंस है जो कि डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली टू द रिडक्शन ऑफ एसएलसीपीज, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ओके, जेनेसिस की बात करें तो फाउंड हुआ था 2012 में एंड कन्वीन्ड विद इन यूएनईपी, ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मेंबरशिप इसकी वॉलंटरी पार्टनरशिप है, इसमें लगभग 160 गवर्नमेंट्स की, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके, इंडिया ने इसे 2019 में ज्वाइन किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं है यहाँ पे। ओके, देन अदर की इन्फॉर्मेशन में एक यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरियल फंक्शन। ओके, किसको? ग्लोबल मीथेन प्लेज जीएमपी को। देन एसएलसीपीज की बात करें तो ये पावरफुल क्लाइमेट फोर्सर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ओके, मच शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए देन CO2। ओके, बट जो उनका पोटेंशियल है वार्म करने का एटमॉस्फेयर को, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू CO2। ओके, जैसे कि यहाँ पे एसएलसीपीज दिए हुए हैं कुछ, ब्लैक कार्बन जिसे सूट बोलते हैं, मीथेन है, ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन, ओके, जिसे बैड ओजोन बोलते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, HFCs। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग। ये न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो CCPA है, उसने पब्लिक कमेंट्स के लिए बोला है ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग इश्यूज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग होता क्या है? ग्रीन वॉशिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग अ प्रोडक्ट, जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं फिर पॉलिसी को, और उसे दिखाते हैं कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और लेस डैमेजिंग है, बट वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है। ओके, सो इसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। देन ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग में थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। ग्रीन हशिंग किसे बोलते हैं? जब किसी सब्सटेंशियल क्रेडेंशियल्स को अंडर रिपोर्ट या फिर हाइड करते हैं। ग्रीन रिंसिंग क्या बोलते हैं? जब रेगुलरली चेंज किए जाते हैं ESG, ओके, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस टारगेट, जब ये चेंज करते रहते हैं लगातार, तो ग्रीन रिंसिंग बोलते हैं। ग्रीन लेबलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? जब किसी लेबल करते हैं किसी इसेंशियली अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को एज ग्रीन, या फिर वो सस्टेनेबल दिखाते हैं, तब उसे ग्रीन लेबलिंग बोलते हैं। लेबल कर दिया ग्रीन की, बट है नहीं। ओके, देन ग्रीन लाइटिंग कब बोलते हैं? ये हाईलाइट करते हैं पार्टिकुलरली ग्रीन फीचर को, और बाकी फीचर्स को वहाँ पे नहीं हाईलाइट करते, ग्रीन फीचर को दिखा देंगे बस। ओके, ग्रीन शिफ्टिंग, जब जो ऑब्लिगेशन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो शिफ्ट कर दी जाती है इंडिविजुअल्स पे, तब उसे ग्रीन शिफ्टिंग बोलते हैं। ग्रीन क्राउडिंग, जब कोई हाइड हो जाता है किसी ग्रुप के अंडर, ओके, पूरा ग्रुप ग्रीन ग्रीन है, उसी में एक दो अनग्रीन वाले भी चले गए, तो उसे बोल देते हैं ग्रीन क्राउडिंग। ओके, एंड इज स्लो टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी, और वो सस्टेनेबिलिटी की ओर स्लो होते हैं, अडॉप्ट नहीं करते जल्दी। ओके, देन यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन वॉशिंग को, तो डिफरेंट यहाँ पे लोगों ने लिए हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि इन हम ऐसी बॉडीज़ हैं जिन्होंने किया है ऐसा। ओके, देन अदर रिलेटेड टर्म्स में यहाँ पे ब्लू वॉशिंग है। ये एक डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्टिक है जो कि कंज्यूमर्स को बिलीव कराती है कि प्रमोट किया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी को इन फूड सिस्टम्स एंड वाटर कंजर्वेशन। ओके, वाटर से रिलेटेड है इसलिए ब्लू वॉशिंग बोल दिया, बट फूड सिस्टम भी है, ये भी ध्यान रखो। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये न्यूज़ में क्या था? सो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड जो है सिडबी का, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ये अप्रूव किया गया है बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड फंड है जो कि स्टैब्लिश हुआ था अंडर कैंकन एग्रीमेंट्स इन 2010। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडेट क्या है? ये फोस्टर करता है पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स लो एमिशन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट पाथवेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, ये मेन ऑपरेटिंग एंटिटी है फाइनेंशियल मैकेनिज्म की, किसके अंडर? यूएनएफसीसी की। ओके, ऑफ द यूएनएफसीसीसी, पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे एएसएफ के बारे में देखें, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के बारे में, तो एक वेंचर कैपिटल फंड है एंड फर्स्ट एंकर्ड फंड है, किसका? सिडबी का। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी आप जान लो, ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 रियो अर्थ समिट में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये GEF ट्रस्ट फंड जो है, ये स्टैब्लिश किया गया था जिससे कि हेल्प किया इसके टैकल करने के लिए हमारे प्लानट के मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
ओके, बहुत सारी एंटिटीज़ को ये फंड प्रोवाइड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन फंड एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में, एम करता है फाइनेंस करने के लिए कंक्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को डेवलपिंग कंट्रीज में जो कि पार्टी हैं टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, देन यहाँ पे सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान जेड सी बी ए पी है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि नागपुर का जो जेड सी बी ए पी एम, ये जेड सी बी ए पी है, ये एम करता है एट डेवलपिंग ऑल बिल्डिंग्स। ओके, ये याद रखो, ऑल बिल्डिंग्स टू बी नेट जीरो कार्बन बाई 2050। ये ध्यान रखो, ऑल कार्बन दिया है, एक्सट्रीम है बट करेक्ट है। ओके, देन जीरो कार्बन बिल्डिंग्स किसे बोलते हैं? वो बिल्डिंग्स जो कि इम्प्रूव करती हैं उनका लाइफ साइकिल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। कैसे? थ्रू मेजर्स जो कि रिड्यूस करते हैं एम्बॉडीड ऑपरेशनल एंड एंड ऑफ लाइफ जीएचजी एमिशंस, और ये कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते विजुअल एंड थर्मल कंफर्ट्स के साथ। एक आइडिया रखो, जीरो कार्बन बिल्डिंग्स किसे बोलते हैं। ओके, देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये किसने रिलीज किया है? बस इतना इंपॉर्टेंट है, मेनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना इसके बारे में याद रखो। की फाइंडिंग्स अपने लिए याद रखो, इस प्रोजेक्ट इस रिपोर्ट के लिए नहीं। ओके, 20 to 30% जो टोटल CO2 एमिशंस हैं ये एस्टिमेटेड हैं कि एसोसिएटेड होंगे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। एंड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स जो हैं इसमें लगभग 75% से ज़्यादा GHG एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन ट्रेड। ओके, सो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? WMO। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पॉल्यूशन। फर्स्ट है यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप। ओके, न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने कमरेट किया 5th ईयर एनकैप का। ओके, एनकैप है क्या? इसका एम है इम्प्रूव करना एयर क्वालिटी 131 सिटीज में। कौन सी सिटीज? नॉन अटेनमेंट सिटीज, NAC एंड मिलियन प्लस सिटीज। ओके, इन 24 स्टेट्स बाई एंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। जो सिटीज हैं जो कि एक्सीड कर रही हैं नैक्स के टारगेट को, ओके, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, वो आइडेंटिफाई किए जाती हैं एज नैक, नॉन अटेनमेंट सिटीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन आइडेंटिफाई करता है इन्हें? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन टारगेट क्या है? रिड्यूस करना, टू अचीव रिडक्शंस ऑफ अप टू 40%, 40% रिडक्शन करना पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 के कंसंट्रेशंस में बाय 2025-26, और बेस ईयर क्या होगा? 2017 होगा। ओके, ध्यान रखो ये इम्प्लीमेंटेशन CPCB करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मस्ट है याद रखो। प्राण पोर्टल आपको बताइए होगा। ओके, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नैक नॉन अटेनमेंट सिटीज। ओके, और ये लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनकैप। ओके, देन यहाँ पे वाटर एक्ट के बारे में आया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंड किया गया है। सो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसकी बात करें तो अमेंड करता है ये 1974 का जो वाटर एक्ट था उसे। देन वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, आप जानते होंगे, बट आर्टिकल 252 जो है वो अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट कर सके ऑन मैटर्स जो कि जहाँ पे लेजिस्लेशंस नहीं आ रहे हैं। ओके, सो की अमेंडमेंट्स देखते हैं जो अभी 2024 वाले में हुए हैं। मेनली एक बात सिर्फ याद रखो कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अगर सेंटर को कोई पावर ज़्यादा दी जा रही है तो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली यही किया है इन्होंने कि सेंटर को ज़्यादा पावर दे दी गई है। ओके, स्टेट के मुकाबले जो पहले स्टेट के पास था अब सेंटर के पास आ गए, बस इतना ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा मैनर ऑफ नॉमिनेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन। ओके, अर्लियर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी और ऐसे ही सब किया गया है। यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज किया गया है सेवरल वायलेशंस को। देन यहाँ पे वाटर एक्ट के बारे में देखते हैं, 1974 का जो था, ये प्रोवाइड करता है फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो कि नाम में ही लिखा हुआ है, एंड फॉर द मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री। ओरिजिनल एक्ट जो ये है वो एप्लीकेबल है 25 स्टेट्स में। देन अमेंड इसे ट्वाइस किया गया 1988 में एंड 2003 में। ये 1974 में मेनली आया था, ये याद होना चाहिए। ओके, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए। देन रेगुलेटरी बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे CPCB क्रिएट किया गया था एंड SPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ओके, अप्रूवल की बात करें तो मैंडेटरी है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कि वो परमिशन ले फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स बिफोर सेटिंग अप फैक्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दैट इज NMCG। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ओके, ये मिनिस्ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्यों कोई सी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, क्यों कोई सी चीज़ और
मिनिस्ट्रीज़ के अंडर होती है, ओके। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, क्यों उनके अंडर कोई आता है? क्योंकि उनसे रिलेशन होता है उनका, ओके। तो जब भी यूपीएससी देता है ऐसे ना, तो फंसाने की कोशिश करता है अगर गलत दिया है उसने, तो आप ध्यान रखो, आइडेंटिफाई करना सीखो, ओके, क्योंकि हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते। देन मोर अबाउट न्यूज़, ये मूव क्यों लिया गया है? यहाँ पे किया गया है कि इश्यू की गई है नोटिफिकेशन टू अमेंड रिवर गंगा अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016, और ये मूव क्यों लिया गया है? जिससे कि मोर वाटर फ्लो हो सके रिवर में और उसकी बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो सके, ओके, बस इतना ध्यान रखो। देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में अगर देखें तो ये रजिस्टर्ड है एक सोसाइटी की तरह, इन 2011 किया गया था एज अ सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड फंक्शन करता है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पॉल्यूशन का अवेटमेंट करता है, हटाता है, उसे कम कराता है, ओके। सो रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा होगा, रेजुविनेट होगी रिवर गंगा, फिर से एक बार अच्छी हो जाएगी बाई अडॉप्टिंग अ रिवर बेसिन अप्रोच। रिवर बेसिन अप्रोच मस्ट है, ध्यान रखो। मेंटेन करेगा एक मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो इन द रिवर, एक्ट करेगा एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देन नमामि गंगे प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रोग्राम जो था लॉन्च किया गया था 2014 में टू रेजुविनेट रिवर गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज को बाई 2021, बट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक के लिए। इसमें 8 पिलर्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस, एफ्लुएंट मैनेजमेंट एंड गंगा ग्राम। ये गंगा ग्राम आप ध्यान रखो, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अब थोड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ध्यान रखा तो ठीक है, नहीं रखा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एफॉरेस्टेशन ध्यान रखो कि आप ये ना सोचने लगो कि एफॉरेस्टेशन क्यों करेंगे नदी के साइड में, ओके। सो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2024। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो सेंटर उसने नोटिफाई किए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की डीपली ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये क्या किया है इन्होंने? फॉलोइंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी पॉल्यूशन कॉस्ट बाई प्लास्टिक, ओके। और न्यूज़ में क्या था? ये चेंजेस कैसे किए हैं, ये पावर्स कहाँ से मिली? ये पावर्स मिली हैं अंडर सेक्शन 3, 6 एंड 25 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। सो PWM प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो हैं ये अमेंड हुए हैं टिल 2024। क्या है ये देखते हैं यहाँ पे। नोटिफाइड फॉर इफेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, इफेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट का इंडिया में। रूल्स किसको अप्लाई होते हैं? सभी वेस्ट जनरेटर को, लोकल बॉडी को, ग्राम पंचायत को, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ओनर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन यहाँ पे मिनिमम जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की आप जानते हो 120 माइक्रॉन्स हो चुकी है, ओके। देन यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है, प्रोहिबिट करता है आइडेंटिफाइड जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स हैं जिनकी लो यूटिलिटी है एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, मेनली SUP आइटम्स याद रखो, ओके। देन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंडर 2016 में जो आया था, यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम भी आया था, आप जानते होंगे EPR, इस पर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी का, ओके। की प्रोविजंस क्या हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 के? न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, ये हेडिंग याद रखो, ओके। ये मैंडेटेड है कि एनुअल असेसमेंट करेंगे प्लास्टिक वेस्ट का एंड एस्टिमेट करेंगे क्वांटिटी क्या है प्लास्टिक वेस्ट की जो जनरेट हुई है इन द फॉलोइंग 5 ईयर पीरियड, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, नेसेसरी मेजर्स लेंगे जिससे कि प्रिवेंट कर सकें स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूजेज ऑफ प्रोहिबिटेड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स एंड सबमिट करेंगे एनुअल रिपोर्ट, ओके। देन मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे ये छोड़ दो आप, ये हाईलाइटेड पार्टी हम सारा देख रहे हैं। एक्सपेंशन हुआ है ऑफ स्कोप ऑफ EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन जो है ऑफ सच प्लास्टिक पैकेजिंग ऑन प्रोड्यूसर पे होती है, इंपोर्टर पे होती है, ब्रांड ओनर पे होती है जो इंट्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग इन द मार्केट। ये तीनों याद रखो, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर, ओके। देन प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कम्युनिटीज़ जो है मेड फ्रॉम कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे भी ये जो EPR है वो एक्सटेंड हो रहा है, ओके। देन रिपोर्ट सबमिशन किसको होता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड PCC को होता है, ओके। PCC को फुल फॉर्म आप देख लेना ज़रा। एंड देन यहाँ पे चेंजेस इन डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टर, सेलर एंड प्रोड्यूसर एट्सेट्रा यहाँ पे किए गए हैं, जो नए रूल्स आए हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन दी गई है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, ओके। देन सर्टिफिकेट जो होगा FSSAI का वो मैंडेटरी होगा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और CPCB का तो चाहिए ही होगा सर्टिफिकेट, ओके। देन यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में 2024 के। रिपोर्ट बाय लोकल बॉडीज, अब इनका हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि एनुअली ये सबमिट करेंगे रिपोर्ट, ओके, एंड असेसमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे टू बोथ अर्बन और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड द SPCB एंड PCC, ओके। देन यहाँ पे रिपोर्ट्स बाय SPCB एंड PCC, ये क्या करेंगे एक, और ये सारा ऑनलाइन हो रहा है, ये ध्यान रखो आप, ओके। ये जो होंगे सबमिट करेंगे ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट, किसको, ऑफ कोर्स CPCB को करेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, एंड देन CPCB जो होगा फर्दरमोर गवर्नमेंट को आगे जाके दे देगा, ओके। देन ये सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। ऐसे देखो बहुत सारे रूल्स आते हैं तो आपको हर चीज़ रटने की नीड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, इतना ज़्यादा आपको मतलब कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा आपको बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो ये न्यूज़ में क्या था देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने रिसेंटली कुछ रिवीजन्स किए हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 में। बट क्या रिवीजन्स किए हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो कि CPCB ने फिक्स कर दिया है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस EPR सर्टिफिकेट्स के लिए, ओके। सो बस इतना इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप जो मेन रूल्स थे 2022 में जो आए थे ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते थे, इंश्योर करते थे इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज जो होता है, ओके। किसके अंडर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मस्ट है, ये चीज़ याद रखो। इसने रिप्लेस किया था बैटरी मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2001 को, अमेंड हुआ 2023 में भी, ये सब मतलब नहीं रखता। की प्रोविजंस क्या थे यहाँ पे, EPR आया था, ओके। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया गया था, प्रोड्यूसर्स जो होंगे ऑफ बैटरीज जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग और रिफर्बिशमेंट के लिए, किसका, वेस्ट बैटरीज का, एंड यूज जो होगा रिकवर्ड मटेरियल्स का फ्रॉम वेस्टेज इनटू न्यू बैटरीज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे एक था, ओके। मैंडेटरी रिकवरी करनी थी इन्हें, मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैटरी प्रिस्क्राइब किया गया था ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट बैटरीज, जो कि इन्हें रिकवर करना था। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, अगर EPR ये फॉलो नहीं करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इन्हें पे करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, ओके। देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, कौन रिलीज करता है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। की फाइंडिंग्स कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंडिया जो है थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी कंट्री है, थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी है आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में एयर क्वालिटी ख़राब नहीं है, ये बात आप ध्यान रखो, ऐसे फंसा सकते हैं वहाँ पे, ओके। न्यू दिल्ली आप जानते हो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, एंड बिहार का जो बेगूसराय है, ओके, ये इमर्ज हुआ एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। देन नेक्स्ट है UN नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है, यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है फोर्थ ग्लोबल वेस्ट मॉनिटर जेम 2024 रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी पे, एंड फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे COP14 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, दैट इज CMS। जो 14th मीटिंग थी, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है COP14 हुआ है, और कहाँ पे हुआ है वो आप ध्यान रखो, समरखंड उज्बेकिस्तान। ये काफ़ी पहले भी न्यूज़ में है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ये प्लेस आपको पता होना चाहिए, ओके। की आउटकम्स क्या थे, मेनली इतना याद रखो, स्लोगन क्या था, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज है, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, याद रख सकते हो। यहाँ पे एडिशन हुआ है 14 स्पीसीज का, इससे ज़्यादा मत जानो, ओके। एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, ओके, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फ्लाईवे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल 8 फ्लाईवेज हैं। अबाउट CMS और बॉर्न कन्वेंशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया, ये कौन सी हैं वो देख लेते हैं। अमूर फैल्कॉन्स IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, CMS के अपेंडिक्स 2 में आता है। बार हेडेड गीज IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, अगेन CMS के अपेंडिक्स 2 में आता है। याद नहीं रख पाओगे आप ऐसे देख के, बट एक बार सर्च कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ओके। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स नियर थ्रेटेंड है, IUCN में, CMS के अपेंडिक्स 1 में आता है। हम्बैक वेल्स IUCN में लीस्ट कंसर्न है एंड CMS के अपेंडिक्स 1 में आता है। एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है एंड अपेंडिक्स 1 में आता है CMS में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड CMS के अपेंडिक्स 1 में आता है। बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जितने क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या फिर इंडेंजर्ड है वो तो मस्ट है, पता होना चाहिए, ओके। एंड बंगाल फ्लोरिकन ये अपेंडिक्स 1 में आता है CMS के। स्नो लेपर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ओके, इसके बारे में आप जितना पढ़ पाओ पढ़ लो। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है, ओके। देन यहाँ पे CMS और बॉर्न कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। पता होना चाहिए कि बॉर्न कन्वेंशन इसे ही बोलते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये एक,
ओके, जो गवर्नमेंट्स के बीच में होती है अंडर यूएनईपी, मस्ट है, पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। जिस चीज़ के लिए बना है आप समझ सकते हो। इंट्रोड्यूस 1979 में हुआ था और फोर्स में आया 1983 में। 133 पार्टीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये चीज़ें याद रखो कि जो 133 पार्टीज़ कहाँ से हैं, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशियानिया। ओके, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि यूएसए एंड कनाडा दोनों ही पार्ट नहीं है इसका। ओके, देन चाइना, रशिया आर नॉन पार्टीज टू द कन्वेंशन। चाइना एंड रशिया भी इसमें नहीं आते हैं, मस्ट है, पता होना चाहिए। सीएमएस की अपेंडिक्स की बारे में बात करें तो अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड आते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज, अपेंडिक्स 2 में जो अनफेवरेबल जिनका कंजर्वेशन स्टेटस है वो आते हैं। सीओपी की बात करें तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड हर 3 साल में एक बार मिलते हैं ये। देन यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटेड न्यूज़, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज, ये पहली बार फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लॉन्च की गई है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिलाइन कितना हुआ है, 44% माइग्रेटरी स्पीसीज लिस्टेड अंडर सीएमएस जो हैं उन्होंने पॉपुलेशन डिलाइन शो किया है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि बाकी चीज़ें अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो पढ़ के सॉल्व कर पाओगे। ओके, इंडिया एंड सीएमएस की बात करें तो इंडिया ने साइन किया हुआ है एक नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीएमएस के साथ ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसमें से साइबेरियन क्रेन आता है 1998 में किया था, मरीन टर्टल्स पे 2007 में, डुगोंग्स पे 2008 पे, रैप्टर्स पे 2016 में। पता होना चाहिए सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इसने कंपाइल किया है लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ इंडिया अंडर सीएमएस, जब और ये कब किया था, सीओपी 13 से पहले, अभी 14 हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम रामसार कन्वेंशन को देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इंडिया में जो रामसार साइट्स हैं वो 80 हो गई हैं और 5 वेटलैंड्स को और ज़्यादा जोड़ दिया गया है, एडेड टू द लिस्ट ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। एक बात अच्छे से याद रखो कि रामसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यूनेस्को के अंडर। ओके, यूएनईपी यहाँ पे मत लाना। प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क के बारे में फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। 9 क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से अगर एक फुलफिल कर देंगे तो वो वेटलैंड्स की तरह क्वालिफाई कर जाते हैं। ओके, यहाँ पे दिए हुए हैं 9 क्राइटेरिया, भी आप जाके देख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिया ने 1982 में रेटिफाई किया था। देन यहाँ पे न्यू वेटलैंड्स इन रामसार कन्वेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे अघानाशिनी एस्चुरी है, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है, देन अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, देन कराईवेती बर्ड सेंचुरी है एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। इनके बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे। ओके, बट रामसार जो भी नई साइट्स आती हैं कहाँ पे हैं वो आप सारा WII एनविस साइट है वहाँ से जाकर के देख सकते हो। नेशनल पार्क्स देख सकते हो, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट और स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम में 22 स्पीसीज़ हैं, वो सारा देख सकते हो। एंड क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया था, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज तेराई आर्क लैंडस्केप जो है TL उसने रिकॉग्नाइज़ किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप को। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। ओके, लीड कौन करता है, UNEP करता है एंड FAO करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतना ध्यान रखो, प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स करता है, क्या करता है, डिग्रेडेशन। ओके, प्रिवेंट, हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन किसका, इकोसिस्टम का, ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड इन एवरी ओशियन। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की नीड नहीं है। एंड ये जो रिकॉग्नाइज्ड अदर 6 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स, ये भी कुछ जानने की इतनी नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ कोर्स अगर आपको पढ़ना पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे न्यू रूल्स नोटिफाई किए गए अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। अगेन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सब रूल्स पढ़ते बैठो आप लोग, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 जो आए हैं ना नए, पहले 6 शेड्यूल्स थे, अभी 4 शेड्यूल हो गए हैं, वो अगर डिस्टिंक्शन आप याद रखोगे तो वो आपके लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि अभी तक उस पर क्वेश्चन आया नहीं है। ओके, और 1-2 साल पहले ये भी अमेंड किया था उसे, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पे आप देख लो, नो लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड, कोई लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए अगर वो रिलेट करता है किसी भी वाइल्ड एनिमल से जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। ओके, देन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होगा वो इश्यू करेगा लाइसेंस बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स, ये देखने की नीड नहीं है, आप समझ जाओगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। देन ये सब आप छोड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू मी अगेन। एंड देन डेफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहा था,
बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि वो फॉलो करे द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो कि लेट डाउन की गई थी इन जजमेंट ऑफ टी.एन. गोडवर्मन थिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टी.एन. गोडवर्मन में यहाँ पे क्या बोला गया था इस केस में कि डेफिनेशन जो होगी फॉरेस्ट की वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेगा, ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी जजमेंट इन एनी गवर्नमेंट यूनियन एंड स्टेट रिकॉर्ड, यूनियन एंड स्टेट रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी ओनरशिप, रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन क्या है, वो एरियाज़ जो कि कंफर्म करते हैं थ्रू डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, वो भी फॉरेस्ट होंगे। और वो एरियाज़ जो कि आइडेंटिफाइड हैं फॉरेस्ट के जैसे बाई एक्सपर्ट कमेटी सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर। तो जब तक कुछ नया नहीं आ जाता तब तक यही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ओके, सो इसने डिज़ाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डायरेक्ट किया था सॉरी, कि वो कि वो फॉलो करे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो कि इनके जजमेंट में दी हुई थी। तो ये आपको याद रखना बस इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे न्यूज़ में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। ये न्यू रूल्स आए थे, इसमें काफ़ी वाइड डेफिनेशन कर दी थी, तो कैसे भी किसी चीज़ को फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट को कट करना इजी हो गया था, ये सब न्यूज़ में चल रहा था, इस वजह से न्यूज़ में आया। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला और टी.एन. गोडवर्मन केस में जो फॉरेस्ट एरिया डिफाइन किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। और पीछे कौन से टाइप के फॉरेस्ट वहाँ पे विलेज फॉरेस्ट होते थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और ये न्यूज़ में क्या आया ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सब मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, फालतू में आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में वो डिक्लेयर किया गया है 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ उड़ीसा। ओके, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, उड़ीसा का ये 4th है, तो उड़ीसा में और कौन से 3 हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में एक फेयर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ हो सकता है। ओके, सो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में आप जान लो अच्छे से। ये स्प्रेड ओवर 350 हेक्टेयर्स ऑफ डिमार्केटेड एरिया एंड लोकेटेड है एडजेसेंट टू गुप्तेश्वर शिवा टेम्पल जो कि एक नेचुरल लाइमस्टोन केव श्राइन है। ये प्रेजेंट है सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ उड़ीसा के में एंड ये पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का। कल्चरली सिग्निफिकेंट है ड्यू टू इट्स सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, ऐसा एक बना देंगे, फ्रेम कर देंगे स्टेटमेंट कि ये सब यहाँ पे है, बताओ ये कौन सी जगह है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, की फॉनल स्पीसीज कौन सी है, मगर क्रोकोडाइल, कांगेर वैली रॉक जीको एंड एवीफोना लाइक कॉमन हिल मैना, वाइट बेरीड वुड पैकर है। की फ्लोरल स्पीसीज में थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पे सजेस्ट इंडियन ट्रम्पेट ट्री, इंडियन स्नेक रूट, कुम्बी गम ट्री, गार्लिक पियर ट्री एट्सेट्रा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में देख लेते हैं। ये वेल डिफाइंड एरियाज़ होते हैं जो कि यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर्स या फिर मरीन कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है कंप्राइजिंग सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। सो ये आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, नेचुरल, सेमी नेचुरल, मैन मेड हैबिटेट्स जो होते हैं विच टुगेदर कंटेन सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बोल सकते हैं। एरिया जो कि कंटेन करते हैं डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एग्रो इकोसिस्टम्स के विद ऑन गोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देन इंपॉर्टेंट कल्चरल स्पेसेस जो होते हैं जैसे कि सैक्रेड ग्रूव्स, ट्रीज़ या फिर साइट्स या फिर अदर लार्ज कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज़, उन्हें भी BHS बोल सकते हैं। ओके, एरियाज जो कि प्रोवाइड करते हैं रेफ्यूज या फिर कॉरिडोर किसको, थ्रेटेंड एंड एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना को, सच एज कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज या फिर अर्बन ग्रीन्स एंड वेटलैंड्स। ऑल काइंड्स ऑफ लीगल लैंड यूजेस जो होते हैं वेदर गवर्नमेंट, कम्युनिटी और प्राइवेट लैंड। साइट्स जो कि कवर्ड नहीं हैं अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज अमेंडेड, वो भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बोले जा सकते हैं। ओके, habitats for seasonal migrant species for feeding and breeding, then areas that are maintained as preservation plots by research wing of forest department, medicinal plant conservation areas। देखो इतना सब याद नहीं रख सकते आप, बट अगर आपने पढ़ा हुआ एक बार तो ऐसा अगर सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेटमेंट तो वो करेक्ट ही होने वाला है। 99% चांसेस यही होते हैं। ओके, अनलेस एंड अनटिल वो एकदम एक्सट्रीम वर्ड्स ना यूज़ कर दें, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। देन
यहाँ पे अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज नोटिफाई कर सकती है एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ओके, देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो होती है ये एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को इन द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स अंडर सेक्शन 37। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर MOEFCC मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है ये लोकल लेवल पे यहाँ पे वर्क करती है। देन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो था उसके अंडर सेटअप हुआ था। 7 मेंबर कमेटी है, इलेक्टेड कमेटी है। ओके, देन 1/3 वुमेन्स आते हैं इसमें, 18% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होने चाहिए। देन पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है ये प्रिपेयर करते हैं, ये इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये आप देख लो, हिमाचल प्रदेश में सैक्रेड ग्रुव एट भटोरी मोनेस्ट्री, हाई एल्टीट्यूड मीडो, बर्च पाइन फॉरेस्ट पैच। देन मध्य प्रदेश में नारो हिल्स, अमरकंटक। जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं ना वही आप यहाँ पे ध्यान से याद रखो, जैसे कि अमरकंटक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देन महाराष्ट्र में आप अगर देखोगे तो ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, लंडोर खोरी, गणेश खिंड गार्डन, सचिस्ता हिरन केशी, बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखो। देन पूर्वतली राय, एक ब्रॉड आइडिया रखो बट इंपॉर्टेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, कर्नाटका में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज GKVK कैंपस, नल्लूर टैमरेंट ग्रीव्स, होगरेकन चिकमंगलूर, अम्बरगुड़ा शिमोगा, ये कर्नाटका के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन केरला में असरमम है, अतिरपट्टी है यहाँ पे तमिलनाडु में, अमीनपुर लेक है तेलंगाना में, उड़ीसा में महेंद्रगिरी हिल है, मंडसारू है, गंधमर्दन हिल है, एंड देन गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो अभी आया है जिसके बारे में हमने पढ़ा। वेस्ट बंगाल में चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग है, बानेश्वर शिवादिगी है, टोंगलू है, धोत्रे है, स्टेट हॉर्टिकल्चर R&D स्टेशन है, नामतिंग पखारी है, चार बलीडंगा है, अम्फोई वुड फॉजिल पार्क है, हल्दिर चार आइलैंड है, बीरमपुर बगुरान जलपाई है। देन फर्स्ट याद रख लो आप बानेश्वर शिवा एंड लास्ट याद रख लो। ओके, बाकी ये याद रखो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। ओके, आई थिंक यहीं पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो क्लियरली कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, मस्ट है याद रखना। ओके, देन त्रिपुरा में आप यहाँ पे उनाकोटी है, बारामूला वाटरफॉल है, सिलचारी वेव केव्स है, डिब्बारी और चाबीमुरा है, बैतलिंग शिप है, यहाँ पे सिलचारी वेव्स आप सिलाचारी वेव्स याद रखो। देन मेघालय में क्लॉकुर सियाम है, मणिपुर में डायलोंग विलेज है, देन सिक्किम में तुंगक्योंग ढो है, ये ध्यान रख सकते हो। असम में बर्जुली वाइल्ड लाइफ साइट है, हजोंग टोर्टॉइस लेक, मजूली आइलैंड है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये भी आप ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्नो लेपर्ड्स काफ़ी न्यूज़ में रहे। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की है रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। काफ़ी न्यूज़ में रहा था तो इस पर चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन पूछने के, या फिर लेपर्ड्स पे पूछ सकते हैं। ओके, सो रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट रिजल्ट था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, स्पाई प्रोग्राम का रिजल्ट था। ओके, जो कि कैरी आउट किया गया था बिटवीन 2019 एंड 2023। ये फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज थी, पता होना चाहिए आपको, एस्टिमेटिंग स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर था। ओके, देन यहाँ पे आप देख लो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया जो है स्पाई प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2019 में। ओके, देन की फाइंडिंग्स क्या थी? 70% ऑफ लैंड जो यूज़ की जाती है बाय स्नो लेपर्ड वो अभी तक अनप्रोटेक्टेड है। ओके, अनप्रोटेक्टेड है, ध्यान रखो। देन अनलाइक टाइगर्स, जेब्राज और इवन लेपर्ड्स जो होते हैं, स्नो लेपर्ड्स डिटेक्शन जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का वो इवेड कर सकते हैं। ओके, इवेड कर देते हैं। देन यहाँ पे पॉपुलेशन दी हुई है स्नो लेपर्ड की इन डिफरेंट स्टेट्स। लद्दाख में सबसे ज़्यादा है 477, और ये आपके लिए जानना मस्ट है। ओके, देन उत्तराखंड 124, हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, 21 सिक्किम में है, 9 जम्मू एंड कश्मीर में है। देन प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड देखेंगे तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। देन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में 22 स्पीसीज हैं, सारी आपको पता होनी चाहिए, उसमें एक स्नो लेपर्ड भी है। ओके,
देन स्नो लेपर्ड का पैंथेरा यूनिसिया बोलते हैं इसे, साइंटिफिक नेम है इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक मीडियम साइज्ड कैट है जिसका वेट अराउंड 30 to 55 kg होता है। इनके फोर लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं हिंड लिम्स। ओके, मस्ट है, पता होना चाहिए फॉर मूविंग थ्रू रगेड इन्वायरमेंट्स। और ये रोर नहीं करते, पियर्सिंग याउल टाइप की इनकी साउंड होती है जो निकालते हैं। कैमोफ्लॉज कर सकते हैं। देन हैबिटेट इनका पता होना चाहिए। 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं जिसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। उसके साथ अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन है एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। ओके, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। ओके, मेनली सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान छोड़ के सारे एक ही लॉन्गिट्यूड में लगभग आ जाते हैं। सो कंजर्वेशन मेजर्स में देखते हैं 3 लैंडस्केप आते हैं अंडर GSLEP। हेमिस स्पीति में पाए जाते हैं मेनली, नंदा देवी में, एंड खांगचेनजोंगा या फिर कंचनजंगा जिसे बोलते हैं, एंड तवांग। ओके, देन कौन से कंजर्वेशन मेजर्स इन्हें लेके प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है जो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, देन स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ओके, एंड ये स्टेट एनिमल है लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश का। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी चांसेस हैं पूछे जाने के। ओके, देन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इंडिया 2022 में रिपोर्ट दी थी। ओके, रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये 5th साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन था, पहला नहीं 5th था। ओके, और स्नो लेपर्ड की केस में फर्स्ट एवर साइंटिफिक एस्टिमेशन हुआ था। ये किसने किया था? ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किया था मिलके साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सो की फाइंडिंग्स क्या थी? लेपर्ड पॉपुलेशन 13,874 है और 1.08% पर एनम ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है कंपेयर टू 2018। देन मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगर टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, नागार्जुन सागर, श्रीसैलम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में जो की है वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की। ओके, फॉलोड बाई पन्ना, सतपुरा इन मध्य प्रदेश, टाइगर रिजर्व्स हैं ये। देन इंडियन लेपर्ड पैंथेरा पारदर्श शुष्का जो है, इसके बारे में देखें तो वल्नरेबल है ये IUCN में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बिग कैट फैमिली जो है, स्नो लेपर्ड स्मॉलेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट कौन होता है? लेपर्ड होता है। ओके, स्मॉलेस्ट है बिग कैट फैमिली का एंड अडेप्ट कर सकता है टू वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये सॉलिटरी होता है, एल्यूसिव होता है और नॉक्टर्नल होता है। ओके, ध्यान रखो, एक बार चेक भी कर लेना नॉक्टर्नल के बारे में। ओके, मेलानिज्म एक कॉमन अकरेंस है इनमें, और जो मेलानिस्टिक लेपर्ड्स होते हैं उन्हें हम ब्लैक पैंथर बोलते हैं। ओके, देन हैबिटेट की बात करें तो इंडिया, नेपाल, भूटान, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एक्सक्लूडिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स में नहीं मिलते हैं। ओके, ये आपको जानना मस्ट है। कंजर्वेशन मेजर्स इनके लिए क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है IBCA। देन सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट है जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF। ओके, सो हम इनके बारे में सब कुछ देख चुके हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आया है। न्यूज़ में क्यों था देखते हैं। ये इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये इनॉग्रेट किया गया पटना बिहार में। ओके, इसका एम क्या है? कंजर्व करना एंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को। ओके, सो NDRC जो है वो फैसिलिटेट करेगा इन डेप्थ स्टडी को जो आगे होंगी एंड सो ऑन। ओके, गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया है, प्लेटनिस्टा गैंजेटिका बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट नॉट इंडिया। ओके, देन इसे टाइगर ऑफ द गंगा भी बोलते हैं। देन इसकी स्नाउट जो होती है वो लॉन्ग होती है, राउंड बेली होती है। देन स्टॉकी बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स, ये सब जाना जरूरी नहीं है। फीमेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं मेल्स से। काल्व्स जो होते हैं, बच्चे जो इनके होते हैं, उनकी चॉकलेट ब्राउन स्किन होती है बर्थ पे। ओके, देन ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं। ओके, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं जिसे हम इको लोकेशन बोलते हैं। अगर इको लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि डॉल्फिन से रिलेटेड न्यूज़ रही है अभी। ओके, शुशु भी बोलते हैं क्योंकि एक शुशु टाइप का एक साउंड निकालते हैं। ओके, ये प्रेफर करते हैं कि 5 to 8 फीट डीप वाटर में रहे, यूजुअली टर्बुलेंट वाटर्स में मिलते हैं। ओके, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैंजेस रिवर डॉल्फिन दिया हुआ है। देखो
जो ये रेड में है यहाँ पे डॉल्फिन हमेशा रहती है, ओके। और जो यहाँ पे ब्लू में है यहाँ पे सीजनल प्रेजेंस है, जैसे कि यमुना रिवर हो गई, राप्ती है, घाघरा है, दामोदर रिवर है, कुशियारा रिवर है, यहाँ पे इसका प्रेजेंस सीजनल है, तो ये आप ध्यान रखो। और कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, मेनली आप ये मत ध्यान रखो, बट जो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ओके, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक। सो ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, इनमें इसका डॉल्फिन का एब्सेंस होता है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफूली, संगू इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश के इनके नाम बताए गए, ओके। इंपॉर्टेंट मेजर थ्रेट्स तो आपको पता ही होगा क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, ओके। देन इनिशिएटिव्स क्या हैं डॉल्फिन प्रोटेक्शन के लिए। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, इंडिया की एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है, मस्ट है, पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है इसको लेकर के, नेशनल एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस भी इसे मिला हुआ है। सो आगे चलते हैं। आगे तो अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन न्यूज़ आए हुए हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें से, ओके। सो देखते हैं अब एक एक करके। सो टोटल यहाँ पे 10 प्रोटेक्टेड एरियाज़ गिवन हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देन हम देखेंगे यहाँ पे न्यूरा वैली नेशनल पार्क के बारे में। देन पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन पेंच टाइगर रिजर्व है, कूनो नेशनल पार्क है, कवाल टाइगर रिजर्व है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, देन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है एंड पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नेम दिए हुए हैं बट नीचे डिफरेंट तरीके से गिवन है, ओके। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया में अरुणाचल प्रदेश का ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। सो IISC जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसने स्टडी की इन EWS ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उससे रिवील हुआ कि माइग्रेशन जो है वो हो रहा है बर्ड्स का अपहिल एंड अमिड राइजिंग टेम्परेचर राइज होने की वजह से, ओके, वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, मेनली यहाँ पे ये है कि कंजॉइन करता है सिसा ऑर्चिड सेंचुरी को टू द नॉर्थ ईस्ट एंड पखोई और पक्के टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है। ये क्वेश्चन पूछा है पक्के टाइगर रिजर्व पे, ओके, यूपीएससी ने। सो यहाँ पे कामेंग रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। फॉरेस्ट टाइप में देखेंगे तो ये आप देखो खुद से निकाल सकते हो कि ईस्टर्न हिमालय साइड में है, तो फिर वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है थोड़ी, तो कौन से टाइप का फॉरेस्ट होगा, ओके। देन फ्लोरा एंड फौना में मेनली यहाँ पे बुगुन लियो शिकला, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। देन असम में पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो ये गुवाहाटी असम के सबअर्ब्स में है, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। देन ये अंडर राइनोसेरस इंडियन राइनोसेरस विजन 2020 IRV आता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से निकलती है। ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, ओके, पर्सनली, बाकी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस है, हाईएस्ट डेंसिटी है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में इतना दिया नहीं है कि यूपीएससी पूछने का ट्राई करे, इसलिए मैंने बोला, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी PDWS। सो देखते हैं यहाँ पे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ओके। पोंग डैम लेक जो है इसे महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना, ओके। सो यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर का एक इको सेंसिटिव जोन इन्होंने नोटिफाई किया था, इस वजह से न्यूज़ में आया। लोकेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। ये एक रामसार साइट भी है 2002 से। वल्चर कैफ़े बोलते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चीज़ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ओके, एक हिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएटेड वाटर बॉडीज़ में महाराणा प्रताप सागर, जिसे पोंग डैम लेक भी बोलते हैं। ये एक मैन मेड रिजर्वायर है, 1975 में बनाया गया था ब्यास रिवर पे, ओके। 1983 में रिजर्वायर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। फ्लोरा एंड फौना में लेपर्ड, सांभर, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन एक्सेट्रा आते हैं। सांभर डियर लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जो कि यूपीएससी ने बताया कि वो नॉकटर्नल नहीं है, ओके। मध्य प्रदेश की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में था, क्योंकि नामीबियन चीता जो है वो ट्रांसलोकेट किए गए थे कूनो नेशनल पार्क से अंडर प्रोजेक्ट चीता, ओके, जिसने 4 कप्स को बर्थ दिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखें तो लोकेशन मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल इंडियन विंध्यन हिल्स में पड़ता है। फॉरेस्ट टाइप आप समझ सकते हो, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में तो ड्राई डेसिडुअस ही होगा। कूनो रिवर भी यहाँ से निकलती है। फ्लोरा एंड फौना में कारधाई, सलाई, खैर ट्रीज़ अलॉन्ग विद वास्ट ग्रासलैंड्स भी हैं। यहाँ पे स्पॉटेड डियर भी पाया जाता है, चौसिंघा, नीलगाय, ब्लैक बक, लेपर्ड, ढोल एक डॉग है, ओके, एट्सेट्रा।
देन नेशनल चंबल सैंक्चुरी NCS के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया था रिसेंटली, इस वजह से न्यूज़ में आया। लोकेशन ये ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये इसकी खासियत की वजह से पूछा जा सकता है। ओके, ये एक रिवरिन सैंक्चुरी है अलॉन्ग चंबल रिवर, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है यहाँ पे। फॉरेस्ट टाइप अगेन आप समझ सकते हो ड्राई डेसिडुअस ही होगा। फ्लोरा एंड फौना में ये होम है घड़ियल का, रेड क्राउन रूफ टर्टल का, जो कि दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, घड़ियल एंड रेड क्राउन रूफ टर्टल। गैंजेस रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है जो कि इंडेंजर्ड है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, अभी हम देख चुके हैं ऊपर। पेंच टाइगर रिजर्व PTR, ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बन गया है, इस वजह से न्यूज़ में आया। ओके, इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट है ये। कैट्स अप्रूव्ड भी है। लोकेशन सतपुरा हिल्स इन मध्य प्रदेश, ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कंटिन्यू होता है महाराष्ट्र के एज अ सेपरेट सैंक्चुरी। ओके, देन रिवर यहाँ पे पेंच रिवर जो है ये पेंच टाइगर रिजर्व को 2 भाग में बांट देती है। ओके, कट करती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट अगेन यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे टीक ट्रीज का डोमिनेंस होता है। फ्लोरा एंड फौना में टाइगर, लेपर्ड, जकाल, वोल्फ, टियर, हाइना एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हर्पेटोफॉनल मीन्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन सर्वे कंडक्ट किया गया इन द कोर एरिया ऑफ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इस वजह से न्यूज़ में आया। ओके, लोकेशन तमिलनाडु है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसकी बाउंड्री है विद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, देन रिवर यहाँ पे मोयार रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है बिटवीन मुदुमलाई एंड बंदीपुर सैंक्चुरी। देन फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्टीक फॉरेस्ट, कई टाइप्स के फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं। ग्रासलैंड स्वैम्प्स भी मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना में टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यहाँ पे पैंथर, बार्किंग डियर, स्माउथ डियर एक्सेट्रा मिलता है। तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना ने अप्रूव किया है कॉरिडोर एरिया बिटवीन तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र एंड कवाल टाइगर रिजर्व ऑफ तेलंगाना। ओके, एक कंजर्वेशन रिजर्व की तरह। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किए जाते हैं। ओके, ये बफर जोन या फिर कनेक्टर्स होते हैं माइग्रेशन कॉरिडोर्स के बीच में। देन डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें कवाल टाइगर रिजर्व की, तो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में पड़ते हैं। यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है एंड राइवलेट्स लाइक पिडावागो एंड कादम। फॉरेस्ट टाइप्स की बात करें तो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, प्रीडोमिनेटली टीक एंड बैम्बू। फ्लोरा एंड फौना बाल कर नील गाय, चिंकारा, ब्लैक बग, सांबर, स्पॉटेड डियर, टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूट की जाए कमिटी, जिससे कि डैमेज जो हो रहा है टाइगर सफारीज की वजह से इस टाइगर रिजर्व को वो असेस किया जा सके। ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो लोकेशन ये भाबर जो रीजन होता है और लोअर शिवालिक रीजन वहाँ पे स्प्रेड है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था मेनलैंड एशिया में। ओके, देन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है साथ साथ। ये एक लोकल, इसका जो लोकल ग्रासलैंड है उसे चौर बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर यहाँ से राम गंगा निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओके, कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फ्लोरा एंड फौना में यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, सांबर है, हॉग डियर है। हॉग डियर, ओके, डियर की कई टाइप की स्पीसीज होती हैं। लास्ट ईयर सांबर डियर पूछा गया था, तो आगे भी पूछा जा सकता है अदर स्पीसीज पे, तो ध्यान रख सकते हो। ओके, देन वेस्ट बंगाल में यहाँ पे न्योरा वैली नेशनल पार्क है, देखते हैं। यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंस जो है टाइगर्स का अबव 10,000 फीट वो कंफर्म किया गया है बाय रिसेंट स्पॉटिंग ऑफ टाइगर एट द न्योरा वैली नेशनल पार्क। ओके, तो अगर पूछे यूपीएससी के 10,000 फीट के ऊपर भी टाइगर्स पाए जाते हैं तो यस। ओके, ये लिंक करता है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को एंड टूरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व को, जो कि भूटान में। ओके, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, पार्ट है उसका। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। न्योरा रिवर यहाँ से निकलती है। फॉरेस्ट टाइप में सब ट्रॉपिकल मिक्स ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपर टेम्परेट मिक्स ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। ये सब इतना याद रखने के लिए नहीं है। फ्लोरा एंड फौना में रेड पैंडा के बारे में आप देख सकते हो, हिमालयन थार इंपॉर्टेंट है, हिमालयन ब्लैक बियर एक्सेट्रा। अब देखते हैं स्पीसीज इन न्यूज़। और यहाँ पे पहले एक चीज़ दी हुई है कि एज़ पर अमेंडमेंट जो हुए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2022 में, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे शेड्यूल 1, 2, 3, 4 आ गए हैं, पहले शेड्यूल 6 तक होते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि साइट्स के अंदर जो भी लिस्टेड हैं स्पीसीज, ओके, उन्हें शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है। ओके, जो भी साइट्स में हैं उन्हें एक साथ शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे स्पीसीज हम देखेंगे
जो कि है टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ में हम देखेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट है यहाँ पे हिमालयन वुल्फ। सो यहाँ पे फर्स्ट एवर IUCN असेसमेंट हुआ है हिमालयन वुल्फ का। ओके, IUCN ने असेसमेंट किया एंड पब्लिश किया पहली बार। ओके, देन ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है हिमालयन वुल्फ की वो 2275 to 3792 है, जिसमें से 227 से 378 जो है इंडिया में है। ये वल्नरेबल है IUCN के स्टेटस में, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, एंड साइट की अपेंडिक्स 1 में आता है। मीन्स ये साइट के अपेंडिक्स 1 में है, इसका मतलब सीधा वो ये होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में भी आएगा। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लार्जर होता है इंडियन एंड यूरोपियन वुल्फ से, क्योंकि नाम क्या है हिमालयन वुल्फ। ओके, देन ये जेनेटिक अडेप्टेशंस भी होती हैं जिससे कि ये कोप कर पाता है विद हाइपोक्सिक कंडीशंस, मीन लो ऑक्सीजन कंडीशंस में भी रह पाता है। हाई एल्टीट्यूड में रहता है इन द हिमालयाज एंड तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया में भी रहता है। ओके, इंडियन वुल्फ के बारे में भी दिया हुआ है। इंडियन वुल्फ ये आप देख सकते हो, कैनिस लूपस पैलिपेस इसका साइंटिफिक नेम। देन इंडियन वुल्फ को रिसेंटली साइट किया गया नेशनल चंबल सैंक्चुरी मध्य प्रदेश में आफ्टर 2 डेकेड्स। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उससे पहले प्रोटेक्शन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है इसका, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, शेड्यूल 4 में भी आता है क्योंकि अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। ओके, इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक दे हैं। सोशल कार्निवोर है क्योंकि कलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, हाउलिंग करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, ये बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। ओके, देन बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं क्योंकि नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स को भी अंडर कंट्रोल रखते हैं, मार देते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ग्रासलैंड, स्टफ फॉरेस्ट, थॉर्न एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में है, उड़ीसा बिहार में मिलते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स ऑपरेशन भेड़िया इनके लिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इनिशिएट कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं तिब्बतन ब्राउन बियर। यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया उसका फर्स्ट जो कंफर्म साइटिंग थी रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर की, सिक्किम में वो भी। ओके, लीस्ट कंसर्न इसका IUCN स्टेटस है, शेड्यूल 1 एंड 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, साइट्स पे आता है अपेंडिक्स 1 में। इसे तिब्बतन ब्लू बियर भी बोलते हैं। एक ऑमनीवोर होता है, 20 से 30 साल इसका लाइफ स्पैन होता है। वी शेप्ड एक वाइट चेस्ट मार्क भी इसके पास इस पे होता है। ओके, इसकी जो स्मेल की सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, ना कि हियरिंग और देखने की वो इतनी अच्छी नहीं होती। हैबिटेट की बात करें तो ये इनहिबिट करता है अल्पाइन फॉरेस्ट, मीडोज, स्टेपी और एलिवेशंस पे रहता है, मतलब 2000 से 4,500 मीटर तक ऊंचाई तक ये रहता है। ओके, सो मेनली कहाँ मिलता है, नेपाल, भूटान, तिब्बतन प्लेट्यू में। देन बिंतरोंग एक ये मैमेलियन, न्यू मैमेलियन स्पेसीज है जो कि ऐड की गई है टू द लिस्ट ऑफ फॉना इन आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क। वल्नरेबल इसका स्टेटस है, शेड्यूल 1 और 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, अपेंडिक्स 3 में आता है साइट्स के। अपेंडिक्स 3 का मतलब क्या होता है साइट्स की, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसे बियर कैट बोलते हैं, एशियन बियर कैट बोलते हैं, फिर एशियन सिवेट भी बोलते हैं, और मालाबार सिवेट पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। सॉलिटरी एंड नॉक्टर्नल इन नेचर होता है, लाइफ स्पैन 18 साल का होता है और 2.8 फीट तक ये ग्रो होता है। ओके, हैबिटेट की बात करें तो ये डेंस फॉरेस्ट में मिलता है इंडिया की, जैसे मेघालय, सिक्किम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एट्सेट्रा, यहाँ भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्मॉल क्लॉड ऑटर। सो इसके बारे में देखते हैं तो वल्नरेबल है IUCN स्टेटस पे, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, एंड शेड्यूल 4 में भी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो स्मॉलेस्ट ओटर स्पीसीज है वर्ल्ड की। देन हाईली सोशल एनिमल होते हैं ये। हैबिटेट देखें तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलते हैं। ओके, देन हॉक डियर की बात करते हैं। हॉक डियर जो है ये इस पहली बार देखा गया है राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 एंड 4 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक में फीमेल्स जो होते ये हर्बीवोर होते हैं एक तो, और दूसरा फीमेल्स जो होते हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं देन मेल्स, एंड इनके एंटलर्स मतलब कि सींग भी नहीं होते। ओके, हैबिटेट की बात करें तो रिवरिन फ्लडेड ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं हॉक डियर जो ये होते हैं, एंड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मिलते हैं। पुंगनोर काऊ है यहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पुंगनोर काऊ जो है इसे फीड किया था ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, इस वजह से न्यूज़ में आई। साइज़ क्या है, 70 to 90 सेंटीमीटर टॉल है, बहुत छोटा है, 1 मीटर से भी छोटा है इसकी हाइट, और लगभग 115 से 200 किलो के होते हैं। इन्हें डॉर्फ कैटल भी बोलते हैं और वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट हम्ड ब्रीड ऑफ कैटल है। इनके पास छोटे से क्रेसेंट शेप्ड हॉर्न्स होते हैं जो कि फीमेल्स में ज़्यादा बड़े होते हैं दैन इन मेल्स। देन मिल्क प्रोडक्शन के मामले में देखें तो एवरेज मिल्क यील्ड जो होती है इस ब्रीड की वो 546 kg पर लैक्टेशन होती है विद 5% एवरेज मिल्क फैट। हैबिटेट की बात करें तो नेटिव है पुंगनौर विलेज का इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में होते हैं,
और एक मिथुन करके भी काऊ न्यूज़ में रही है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, वो भी आप ध्यान रखना। अडेप्टेबिलिटी, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। देन ये नेक्स्ट दिया हुआ है गोल्डन लंगूर का है, देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे है गोल्डन लंगूर। ओके, सो गोल्डन लंगूर में क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है, देर आर अराउंड 7396 गोल्डन लंगूर्स हैं इंडिया में। ओके, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इंडेंजर्ड स्टेटस है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, और ऑफ कोर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आएंगे। जानते हो आप शेड्यूल 4 क्यों नहीं लिखा रहता है, क्योंकि पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बिलोंग करते हैं टू लार्ज ग्रुप ऑफ जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं जिन्हें कोलोबाइंस बोलते हैं। ओके, देन इनका कोट कलर जो होता है सीजनली वेरी करता है। ये डायर्नल एंड आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब कि पेड़ों पे रहते हैं मेनली। ओके, देन हैबिटेट की बात करें तो ये एंडेमिक है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट जो है असम के ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में एंड भूटान, यहाँ के एंडेमिक है, इससे अलग ये नहीं पाए जाते। ओके, देन एवियन स्पीसीज में इंडियन स्किमर्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक जॉइंट प्रपोजल सबमिट किया था कि इंडियन स्किमर्स को कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंडर लिस्ट कर दिया जाए। ओके, इसे इंडियन सीजर बिल भी बोलते हैं। ये साइट्स के अंडर नहीं आता, याद रखो। इंडेंजर्ड स्टेटस है, जितने भी इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वल्नरेबल आप छोड़ सकते हो। ओके, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंडर आता है ये। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंडियन सीजर बिल भी बोलते हैं। ये ब्रीड करते हैं कॉलोनी में। ओके, एक लार्ज एक्सपोज्ड सैंड बार में एंड आइलैंड्स में, ऐसी जगह पे। तो आप समझ सकते हो मतलब कि थोड़ा खुले में रहते हैं ये लोग। ओके, और फीड किस पे करते हैं, फिश पे करते हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस पे करते हैं एंड इंसेक्ट लार्वे। क्रस्टेशियंस से बोलते हैं जो भी आप एनिमल्स देखते हो ना जिनकी हार्ड सेल होती है, ऊपर से एक बनी हुई होती है, उन्हें बोलते हैं क्रस्टेशियंस। ओके, देन लॉन्ग एंड थिक बिल होती है, देख सकते हो आप यहाँ पे। एंड हैबिटेट में एक कॉलोनी कोस्टल एस्चुरीज जो हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया की, वहाँ पे पाए जाते हैं। देन इन्वेजिव स्पीसीज हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, सीधे नाम से पूछा जा सकता है। पहला है यहाँ पे लैंटेना कैमरा, या फिर जिसे हम लैंटेना बोलते हैं। ओके, ये जो लैंटेना कैमरा है, ये प्लांट स्पीसीज जो है इसने थ्रेटन किया अराउंड 40% ऑफ टाइगर रेंज। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इन्वेजिव है ये। ओके, ये वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज है। एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है, और जितने भी लगभग आते हैं ना इन्वेजिव स्पीसीज, वो लगभग ब्रिटिशर्स वगैरह ने या फिर जो यूरोपियंस थे उन्होंने ला के अमेरिका से यहाँ पे लगा दिए थे, और वो इन्वेजिव टाइप के हो गए। ओके, तो पहले भी पूछा है प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा पे, सेम केस उसके साथ भी था। तो आप ध्यान रखो, अगर कहीं से बोल देता है इंडोनेशिया से लाया है या फिर फिलीपीन से लाया है, तो बहुत सारे चांसेस हैं गलत होगा। यहाँ पे ये एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश इन 1800s। ओके, देन इसे हटाना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये रैपिडली स्प्रेड होता है, इन्फेस्टेशन इंटेंसिटी ज़्यादा है। देन एलोपैथी का मतलब क्या होता है ये आप समझो। ये वो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक या उससे ज़्यादा बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से जर्मिनेशन होता है। ओके, तो इन्हें ईजी नहीं होता हटाना। एंड कटिंग एंड बर्निंग अगर ये करेंगे तब भी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं खुद को, जल्दी ईजी नहीं होता इन्हें हटाना। ओके, खासकर लैंटेना कैमरा, ये वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज है। ये डेंस थिकेट्स फॉर्म करते हैं जो कि अल्टर कर देता है स्ट्रक्चर जो होता है हैबिटेट का, इकोसिस्टम को अल्टर करने लगते हैं। ओके, कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट हो जाती है। एंड माइक्रो हैबिटेट कंडीशंस एंड ऑल्सो इम्पीड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स वो भी दिक्कत हो जाती है उन्हें भी, है ना। देन वुंड हीलिंग, फीवर ट्रीटमेंट, स्टमक एक, इस सब में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ पॉजिटिव यूजेज हैं बट बहुत सारे निगेटिव भी। ओके, देन न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज में ये स्पीसीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाम देखो, मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, एम द्रौपदी बोलते हैं। द्रौपदी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रख दिया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा नाम से ही पूछ सकते हैं। ओके, नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एम द्रौपदी इज़ अ न्यू मरीन स्पीसीज। एक न्यू मरीन स्पीसीज है ऑफ हेड सील्ड शीशलक की, जो कि डिस्कवर की गई है फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट। ओके, तो ये भी याद रखो कहाँ से डिस्कवर किया है। ये शेयर करता है हैबिटेट मेलानोक्लैमिस बेंगोलेंसिस के साथ, जो 2022 में डिस्कवर हुआ था। देन ये सी स्लग जो होते हैं ये रैपिड हंटर्स होते हैं। इतना ज़्यादा जानने की नीड नहीं है, इतना डीप घुस के नहीं पूछेंगे, बट ऊपर से जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये फीड करते हैं मोबाइल प्रे पे, और ये कॉमन
सी स्लग जो है एक कॉमन नेम है मरीन गैस्ट्रोपॉड्स के लिए, जो कि दैट डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल सेल, इनकी कोई एक्सटर्नल सेल नहीं होती, इसीलिए आप देख रहे हो कैसे दिख रहे हैं ये, ओके। देन पारियाले ओडियन, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज मरीन एम्फीपॉड की ओडिशा के चिलिका लेक में की है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ खास है इसमें। एशियाज़ बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि चिलिका लेक है, ओके। देन एम्फीपॉड्स जो होते हैं क्रस्टेशिया होते हैं, मैंने बताया थिक आउटर शेल होती है इनमें, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल एक्सेट्रा, ओके। ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, देख सकते हो ये इन्वर्टिब्रेट हैं, इनकी हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड एक सेगमेंटेड बॉडी होती है जो कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ये फ्री लिविंग फ्रेश वाटर या मरीन एनिमल्स हैं, बट टेरेस्ट्रियल एरिया में भी कभी कभी मिलते हैं, ओके। देन अदर रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे सबसे पहले आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। लेट्स सी, देखो यहाँ पे जो दिए हुए हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट नीचे का जो न्यूज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रेफरेंशियल न्यूज़ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कौन से वो आएंगे जो जिन्हें अप्रूवल मिला हुआ है इससे, ओके, तो उसमें आते हैं, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये यहाँ की न्यूज़, ओके। तो यहाँ मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो जो यूनियन कैबिनेट है रिसेंटली उसने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट जिसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। 16 कंट्रीज़ हैं जो इसमें आती हैं, ओके, जो इसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, जिसमें ब्राज़ील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया है जिसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, लेड बाय इंडिया है, ओके। एडिशनली अगर बात करें तो IUCN इसमें आ जाता है, WWF भी आ जाता है जिसने कंसेंट दिया है IBCA को। देन अगर ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि कहाँ मिलेगा, ओके। देन ट्रांसमिशन लाइंस थ्रू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट्स, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता होगा कि पहले कुछ डायरेक्शंस दी थी कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन्स है, मतलब कि पावर ग्रिड्स होती हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं और नेशनल पार्क में, तो वो अंडरग्राउंड कर देनी चाहिए क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, तो उसे बचाने के लिए। बट इन्होंने क्या किया है कि सोच रहे हैं कि ये लिफ्ट कर देंगे बैन, मतलब कि अब फिर से वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। ये सही तो नहीं है क्यों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, क्योंकि उन काफ़ी थ्रेटनिंग है उनके लिए। रीज़न क्या है फॉर रिकन्सिडरिंग द अर्लियर डायरेक्शन, एरियाज़ जो है क्रिटिकल टू प्रोटेक्शन ऑफ GIB, ये क्रूशल हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सेक्टर। सोलर एनर्जी कहीं और भी की जा सकती है वैसे तो, एंड अंडरग्राउंड पावर लाइन्स इज डिफिकल्ट, ओके। सो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, तो देखते हैं। सो BBGN ट्रीटी नाम से याद रखो, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इंडिया ने अभी तक इसे साइन नहीं किया है, ओके। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन मैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज देखो स्टार नाम इसका जिस तरीके से स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन मैट्रिक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एक्रोनिम्स जो आ जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो स्टार मैट्रिक अनवेल्ड इन 2021 फॉर टेरेस्ट्रियल एरिया बाय IUCN in partnership with other organization has been expanded for use in marine areas, okay। स्टार मैट्रिक जो है यूटिलाइज करता है एग्जिस्टिंग डेटा को फ्रॉम IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज होती है, और इसकी मदद से क्वांटिफाई करता है एक्सटिंक्शन रिस्क को, ओके, एंड थ्रेट्स जो होती हैं जो स्पीसीज फेस करती हैं। स्टार असेस करता है कि क्या पोटेंशियल है स्पेसिफिक एक्शंस का एट स्पेसिफिक लोकेशन कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेशनल कंजर्वेशन टारगेट्स में। स्टार एस्टिमेट करता है कंट्रीब्यूशन 2 काइंड्स ऑफ एक्शन का, थ्रेट अबेटमेंट एंड हैबिटेट रेस्टोरेशन, और इसी तरीके से नाम भी दिया है स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रेस्टोरेशन, ओके। सो आप ध्यान रख सकते हो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस, देखते हैं। सो जो BCA है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस, ये पुश कर रहा है कि यूज़ किया जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स का। बायो क्रेडिट्स, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स एक ही हैं, आप नाम से समझ जाना चाहिए आपको कि क्या है ये, ओके। ऐसे ही करोगे तो आप जो नहीं आते होंगे क्वेश्चन वो कर पाओगे वहाँ पे प्रीलिम्स में। एक पैटर्न होता है वहाँ पे, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ओके। सो ये किस लिए पुश कर रहे हैं फॉर फाइनेंसिंग टारगेट जो कि दिए गए थे अंदर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ओके। बायो क्रेडिट्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक पोटेंशियल मैकेनिज्म जिससे कि फाइनेंस किया जा सकता है कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड इंटरवेंशंस को जो कि एड्रेस करते हैं ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को, सच एज हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड सो ऑन।
सो BCA जो है ये एक वॉलंट्री इंटरनेशनल अलायंस है, ओके। देन ये लॉन्च हुआ था COP15 ऑफ UNCBD पे, और ये वॉलंट्री बायो क्रेडिट है, इससे ज़्यादा जानने की नीड इसके बारे में नहीं है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसने सबमिट किए इसके प्रपोजल्स फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन अंडर रामसार कन्वेंशन। कौन सी सिटीज़ के लिए? इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। ध्यान रखने की नीड नहीं है, ओके। देन WCA जो है ये वॉलंट्री एक्रेडिएशन सिस्टम है जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस किसका? ऑफकोर्स वेटलैंड्स का करेगा इन अर्बन एंड प्री अर्बन इन्वायरमेंट्स, ये ध्यान रखो। अप्रूव किया गया था COP12 ऑफ रामसार कन्वेंशन 2015 में। ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करेगा कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स एज वेल एज सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर लोकल पॉपुलेशंस। देन कोरल ब्लीचिंग देखते हैं। 5th मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ में, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पैसिफिक ओशन में, इन 8 ईयर्स। GBR के बारे में बात करें तो लोकेशन अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन पैसिफिक ओशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया 1981 में डिक्लेयर कर दिया गया था। ब्लीचिंग क्या होती है? जब हेल्दी कोरल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं इन ओशन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, ओके, या फिर और कोई दिक्कत हो जाती है उन्हें, तो वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ओके। जूज़ैंथली जो होता है, तो बाकी जो कोरल पॉलिप्स बचे हुए अकेले पड़ जाते हैं तो वो फेड हो जाता है येलो कलर में, तो उसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कॉजिंग देम टू एक्सपेल एल्गी, एल्गी ही होता है जूज़ैंथली, ओके, लिविंग इन देयर टिश्यूज विच ड्रेन्स देम ऑफ देयर वाइब्रेंट कलर्स। देन कॉज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, इंड्यूस वार्मिंग, एल नीनो की वजह से जो गर्मी बढ़ जाती है पानी में, ओके, लैक ऑफ विंड एंड करेंट्स एंड अदर कॉजेज लाइक एक्सट्रीमली लो टाइड्स, पॉल्यूशन, ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट एक्सेट्रा। डीप सी कोरल रीफ के बारे में जानते हैं अभी। सो यहाँ पे अगर देखें तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने मैपिंग की है लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ की ऑफ द अटलांटिक कोस्ट, ओके, US के अटलांटिक कोस्ट पे। आप समझ सकते हो US अटलांटिक कौन से साइड में आता है? US के ईस्टर्न साइड में। डीप सी कोरल्स जो होते हैं कॉलोनीज होते हैं स्मॉल एनिमल्स के, जो कि बिल्ड करते हैं कॉमन स्केलेटन, ओके, जो कि ग्रो होता है इनटू मैनी शेप्स एंड कलर्स, आगे आप अभी देखोगे। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर शार्क्स, शॉर्ट फिश, श्रिम्प फिश एटसेट्रा, ओके। डिफरेंस क्या है डीप सी कोरल्स एंड शैलो वाटर कोरल्स में? सो स्पेसिफिकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ कोरल्स, ये फीड किस पे करते हैं? ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे, डीप सी कोरल की बात कर रहा हूँ, और स्मॉल प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। जबकि शैलो वाटर कोरल्स जो होते हैं ये राई करते हैं जूज़ैंथले पे या फिर फोटोसिंथेटिक एल्गे जिसे बोलते हैं, ओके, जो कि रहता है कोरल्स के साथ एंड उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड देयर होस्ट विद न्यूट्रिशन। अपीयरेंस की बात करें तो वाइट होते हैं कलर में डीप सी कोरल्स, ओके, बट शैलो वाटर कोरल्स ब्राउन एंड ग्रीन होते हैं, ओके, एल्गे की वजह से। स्ट्रक्चर, ये ग्रूव्स की तरह फॉर्म होते हैं डीप सी कोरल्स लाइक ट्री, फीडर, कॉलम और फैन शेप्स एक्सेट्रा। बट जो ये होते हैं शैलो वाटर कोरल्स ये रॉक लाइक रीफ्स होते हैं, ओके, ये आपको पता ही होगा, इसमें बताने की बात नहीं है। कुम्की एलिफेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि डिप्लॉयमेंट किया जाए कुम्की एलिफेंट्स का तमिलनाडु से ला करके, ओके, जिससे कि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके, ओके। कुम्की जो होते हैं ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं जो कि ट्रैपिंग, रेस्क्यूइंग, ट्रैंकुलाइजिंग वाइल्ड एलिफेंट्स, इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल होते हैं। ये क्या करेंगे? अगर ये आ गए तो डैमेज जो होता है क्रॉप्स को वो मिटिगेट हो जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स को दिक्कत नहीं होगी, मिनिमाइज़ करेंगे रिस्क ह्यूमन एलिफेंट लाइफ्स की, ओके। देन तमिलनाडु ने कुम्कीज़ को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया था, यूज़ किया था, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। देन हम सस्टेनेबल हैबिटेट से अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके। सो कंप्लीट मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा लास्ट तक और हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि जल्दी करने में दिक्कत होती है। बट अभी पास आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप धीमे धीमे करते रहो, जो पिछला है वो कंप्लीट कर लो। मैं अगर आप लोग बराबर रिस्पॉन्स करोगे तो मैं पूरा ही कंप्लीट करूँगा। और नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक करने वाले हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली PT 365 जो अपडेटेड पार्ट आए हैं उस पे जाएंगे, और साइड बाय साइड में ये जो अपडेटेड पार्ट 1 है इसमें थोड़ा सा ही बचेगा तो वो भी मैं कर दूँगा, ओके। So thanks for watching this video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.